रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, आप सभी को एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का रियल में आनंद भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो भी सबसे पहले देखेंगे और शेयर भी सबसे पहले करेंगे। आइए दोस्तों, आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। 16 सितंबर 2023 की समसामयिक की प्रमुख महत्वपूर्ण घटना और उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे वो भी शामिल करेंगे। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 98। आज एपिसोड नंबर 98 आ गया है आपके सामने और 2 एपिसोड और आएंगे तो हमारे 100 एपिसोड अपलोड हो चुके होंगे इसी चैनल पर। तो अगर आपने वो पीछे वाला एक भी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखना। मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, मतलब मंथली, और इससे आप सभी को सुविधा होगी और आराम से देख पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। आप सभी को यह बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है, तो उसके उपलक्ष्य में या उसके अवसर पर तीसरी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन ए है वो है पुणे, ऑप्शन बी है वो है जयपुर, ऑप्शन सी है वो है शिमला और ऑप्शन डी है वो है गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में ये हाल ही में मतलब तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। तो आइए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं डिटेल से जानकारी, और इसके अलावा जो अन्य फैक्ट है वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मतलब हिंदी दिवस। आप सभी को विदित होगा कि हिंदी दिवस 2 प्रकार से मनाए जाते हैं। अब कौन कौन से वो 2 प्रकार हैं वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से वो 2 हिंदी दिवस जो मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और एक मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ये कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, मतलब 14 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। जबकि ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये आप सभी को ध्यान होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। और इसके अलावा और देखें तो मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में और कौन से अन्य तथ्य हैं। तो सबसे पहले मनाए जाते हैं, ये क्यों मनाए जाते हैं, इसका क्या कारण है मनाने का, क्यों मनाए जाते हैं, क्यों? तो इसमें देखें तो मतलब हिंदी को राजभाषा संविधान सभा द्वारा स्वीकृति दी गई थी। कब दी गई वो भी देखने वाले हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई, और कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 14 सितंबर 1948 को, और इसी की याद में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें तो इसमें और क्या कहा गया कि प्रथम बार ये कब मनाया गया था। तो ये तो हो गया, और इसके अलावा और तो ये प्रथम बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1953 में। मैं इधर लिख रहा हूं बाकी के फैक्ट। तो प्रथम बार ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1953 को। कौन सा? ये अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, ये कह रहा हूं ये कब मनाया गया पहली बार। और ये अब कौन सा है? तो अब है ये तीसरा, थर्ड, और ये 2023। और कहां पर मनाया गया? तो ये मनाया गया है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन पुणे महाराष्ट्र में। अखिल भारतीय राजभाषा, शॉर्ट में लिख रहा हूं राजभाषा सम्मेलन। और ये कब मनाया गया, कहां पर मनाया गया, स्थान का कहां है? तो वो है पुणे। और ये पुणे कहां है? वो है महाराष्ट्र के अंदर।
आप सभी को ये भी ध्यान रखना है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। और इसके अलावा देखें तो हाल ही में, और ये अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाता है या विश्व, इसमें अंतर्राष्ट्रीय भी है और विश्व भी है। विश्व हिंदी दिवस देखें या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस देखें, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी। और प्रथम बार ये कब मनाया गया था, फर्स्ट बार तो ये मनाया गया था 10 जनवरी 1975 को मनाया गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखें, 1975 को प्रथम बार विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया गया। और एक और है इसमें कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये जो 75 में हुआ, ये कहाँ पर हुआ था, स्थान कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था नागपुर। और नागपुर कहाँ है, ये है महाराष्ट्र के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ये मनाया गया था। और इसमें देखें तो मतलब 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये कहाँ पर किया गया था, तो ये किया था नॉर्डिक फिजी। नॉर्डिक फिजी में आयोजित किया गया था, आप सभी को ध्यान रखना है। फिजी, नॉर्डिक फिजी में ये आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको, और फिर हम देखेंगे इस राजभाषा हिंदी के बारे में, प्रमुख संविधान में क्या है, और इसके अलावा कौन सी मतलब शास्त्रीय भाषा है, कितनी है, वो भी देखने वाले। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हिंदी दिवस, मैंने इसमें 2 प्रकार के बताया था, एक बताया था राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक बताया था अंतर्राष्ट्रीय या कह सकते हैं विश्व या अंतर्राष्ट्रीय, दोनों नाम भी मिलता है कहीं कहीं। तो ये कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, और ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी को राजभाषा के स्वरूप में मतलब स्वीकृति दी गई। और कब दी गई थी, 14 सितंबर 1948 को दी गई थी। और इसके अलावा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय विश्व, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रथम बार को मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 10 जनवरी 1975 को। और कहाँ पर मनाया गया था, ये मनाया गया नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। और देखें तो इसमें जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये हुआ था नॉर्डिक फिजी के अंदर। और इसके अलावा ये मैंने इधर और फैक्ट लिखे थे, प्रथम ये मैंने जो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है, ये प्रथम कब हुआ था, 1953 को। और ये थर्ड है वो हुआ था 2023 को। कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ये तो थे इसके बारे में। और हम अन्य देखने वाले हैं राजभाषा के बारे में, संविधान में क्या है इनका महत्व, वो भी जानने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जरूर होगी, पूरी इंफॉर्मेशन आप अपने नोट्स भी बना लीजिए इससे। अब देख लेते हैं संविधान में महत्व, संविधान में महत्व, तो संविधान में क्या क्या महत्व है वो भी देखने वाले हैं। जैसे पहले तो ये कौन से अनुच्छेद में, नहीं सबसे पहले देखेंगे भाग, तो ये कौन से भाग है, तो 17वां भाग में है ये स्थित। और अनुच्छेद कौन से हैं, तो अनुच्छेद है वो है 343 से लेकर 351 तक। ये भी आप सभी को ध्यान रखना, 343 से लेकर 351 तक है। अब कौन से अनुच्छेद में कौन सा है, तो सबसे पहले देखें नंबर 1, तो वो है 343। नंबर 2 344। नंबर 3 वो कौन सा है, तो वो है 350 ए। और नंबर 4 वो कौन सा है, तो 366। अब 357 है, ध्यान रखना। तो तब किस में मतलब क्या क्या बताया गया है या क्या क्या कहा गया है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो 343 में क्या कहा गया है, तो ये संघ की भाषा राजभाषा होगी, ये कहा गया है संघ की भाषा राजभाषा भाषा होगी, वो होगी कौन सी, राजभाषा। 344 में क्या कहा गया है, तो ये राजभाषा का उपयोग कहाँ का होगा, सरकारी कार्यालय हो गए और अन्य जगह राजभाषा का उपयोग। और इसमें क्या कहा है 350 के अंदर,
तो 350 के अंदर कहा गया है प्राथमिक शिक्षा जो कि होगी कौन सी मातृभाषा में। प्राथमिक शिक्षा होगी बच्चे की, प्राथमिक शिक्षा वो किस भाषा में होगी, मातृभाषा, मातृभाषा में होगी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक है, कक्षा 1 से 5वीं तक, ये भी ध्यान रखना है। और इसका देखें तो आप देख लेते हैं अनुसूची 8, 8वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है, ये है भाषा से संबंधित। 8वीं अनुसूची में भाषा, ये क्या है, इसमें कहा गया है भाषा। अब कौन संविधान जब बना तब कितनी भाषा थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो जब संविधान बनाना या संविधान बना तब भाषा थी वो थी 14, और वर्तमान में कितनी हो गई हैं, तो वर्तमान में हो गई है 22 भाषा। अब कौन कौन सी है वो सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 21वां संविधान संशोधन। कौन सा, 21वां संविधान संशोधन, और इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो नंबर 1 पर 21वां संविधान संशोधन। आप सभी को ये बताना है कि ये संविधान संशोधन कब हुआ था, इसकी सन आप बताओगे। मैं इधर ये स्पेस छोड़ रहा हूँ और बाकी का इधर कमेंट बॉक्स में लिख देना आप क्रम से तीनों का सन। तो यहाँ पर कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो सिंधी, सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी यहाँ पर, सिंधी भाषा को। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। फिर आगे आता है, वो आता है कौन सा संविधान संशोधन, तो वो आता है कौन सा, मतलब 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में छापना है। और इसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो इसमें जो भाषा जोड़ी गई वो जोड़ी गई नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़ी गई थी। कौन सा, 71वां संविधान संशोधन के तहत। आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। और नंबर 3 पर जो संविधान संशोधन हुआ था, मतलब इस भाषा से रिलेटेड, वो था 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन जिसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 12वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ ये आप सभी को बताना है। इसमें 4 भाषा जोड़ गई, बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। कौन सी, बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली। अब देखते हैं 22 भाषा होती है या नहीं है। 14 तो मूल संविधान के अंदर थी, 15 नंबर हो गई ये, 16, 17, 18, 15 नंबर सिंधी जो कि 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। और जो मतलब 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी जोड़ी गई, तो 16 नंबर नेपाली, 17 नंबर मणिपुरी और 18 नंबर कोंकणी। और 12वां संविधान संशोधन जो कि अगर आपको ट्रिक याद है तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 1 1 2 और 7 और 2 9, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और इसमें जो जोड़ी गई थी ये इधर 18 हो गए, 19 नंबर बोडो, 20 नंबर डोंगरी, संताली हो गई 21 नंबर और 22 नंबर हो गई मैथिली। तो ये हो गई संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुच्छेद 22 भाषाएं जो कि संविधान में उल्लेखित हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। आप सभी को कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताना। तो जो भी मैथ में फैक्ट थे, इसके अलावा हिंदी का जो संविधान में मैथ होता वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। एक यही बता देता हूं कि शास्त्रीय भाषा ये भी एक जरूरी है, पहले ये बता देता फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है, तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है वो कितनी है, 6। तो पहली कौन सी है, वो है तमिल, तेलुगु और कौन सी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मलयालम और कन्नड़
कन्नड़, ये भी बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं ये साथ में बता देता हूँ। और कौन सी है, तो और है वो है संस्कृत, और एक और बच गई वो है उड़िया। ये भारत की 6 शास्त्रीय लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं। और सबसे प्राचीन है वो है तमिल, सबसे प्राचीन, और सबसे नवीनतम है वो है उड़िया, नवीनतम है वो है उड़िया। कौन कौन से एक बार वापस बता दे। नंबर 1 पर तमिल, 2 नंबर तेलुगु, 3 नंबर मलयालम, 4 नंबर कन्नड़, 5 नंबर है वो है संस्कृत, और जो 6 नंबर है वो है उड़िया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, इसके साथ मैंने कवर कराने की कोशिश की है। और अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हाल ही में देश में खोजे गए क्लेट 9 वायरस का संबंध किससे है। आपको यह बताना है कि देश में हाल ही में एक नया वायरस खोजा गया जिसका नाम है क्लेड 9 वायरस। तो ये किससे संबंधित है या किस बीमारी से संबंधित है। ऑप्शन ए है वो है कोरोना, ऑप्शन बी है वो है चिकन पॉक्स, और ऑप्शन सी है वो है मलेरिया, और ऑप्शन डी है वो है डेंगू। तो आइए इसके बारे में भी हम डिटेल से जानकर जानते हैं कि क्या है आखिर ये नया वेरिएंट क्लेड 9, और इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन दिख रहे हैं उसके अलावा जीवाणुओं से होने वाली विषाणु से होने वाली प्रमुख बीमारियों का एक सूत्र बताने वाला हूं, तो वो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लेड 9 वायरस आ गया है एक नया क्लेड 9 ये आया है नया। इसका वायरस का नाम क्या है, तो इसका वायरस का नाम है वो है वेरिशेला वायरस। ध्यान रखना, वेरिशेला वायरस। और वेरिशेला वायरस है, और इसके अलावा और देखिए तो इसे चिकन पॉक्स कहते हैं या छोटी माता कहते हैं, चिकन पॉक्स या छोटी माता भी कहते हैं, चिकन पॉक्स या इसे कहते हैं छोटी माता, ये नाम है इसका। और जो वायरस है वो है वेरिशेला वायरस। और इसमें क्या होता है, लक्षण क्या है इसके, तो बुखार आना, सिर दर्द, बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, और शरीर पर लाल छोटे छोटे दाने होना, शरीर पर लाल छोटे छोटे दाने, ये है इसके लक्षण। ध्यान रखना। और ये तो इतना ही है क्वेश्चन पर। इसके बारे में अब हम डिटेल से जो जानकारी जानने वाले हैं ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो इसके अलावा ये आ गया मतलब चिकन पॉक्स, मतलब इसे क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो तो बी नंबर राइट होगा, क्यों मैंने लगाया नहीं। तो अब देखिए स्मॉल पॉक्स के बारे में जान लेते हैं, बड़ी माता के बारे में। स्मॉल, ये ध्यान रखना हिंदी और अंग्रेजी के अंदर कंफ्यूजन मत होना, क्यों स्मॉल पॉक्स इसे कहते हैं बड़ी माता। अब आप हिंदी में और इंग्लिश में नाम देखें तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। जैसे स्मॉल यानी तो छोटा होता है, पर यहाँ पर आती है बड़ी। ध्यान रखना ये ऑपोजिट है दोनों। तो इसका जो मतलब ये बड़ी माता, और इसे क्या कहते हैं, इसे चेचक भी कहते हैं। अन्य नाम इसका क्या है, वो है चेचक अन्य नाम है। और इसका जो वायरस है इसका क्या नाम है, वायरस का नाम, तो वायरस का नाम है वो है वेरिओला वायरस है। ये भी ध्यान रखना, वेरिओला वायरस है। और ये स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता भी कहते हैं, इसे चेचक भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। और अब हम देखने वाले हैं, एक नया सूत्र देखने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो आप सभी को ध्यान रखना है। तो कौन सा है वो भी देखने वाले हैं। तो एक मैं इधर सूत्र लिखता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं मतलब विषाणु से होने वाले रोग। तो ये मैं पूरा यहाँ से ये ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि सूत्र बड़ा है और उसके बाद जो बीमारियों के नाम है वो भी बड़े हैं। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ
विषाणुओं से होने वाले रोग, होने वाले रोगों की ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं। तो क्या है वो ट्रिक, सबसे पहले ये देखने वाले हैं। तो ट्रिक क्या है वो, तो ट्रिक है वो है रचना हमें पानी तो दो जरा। ट्रिक क्या है, RACHNA, रचना हमें पानी, क्या है ट्रिक, रचना हमें पानी तो दो। पूरा मैं पानी तो दो, रचना हमें पानी दो तो दो, पानी तो जरा से, पानी तो जरा दो। ये है ट्रिक, ये है ट्रिक, आपको सभी को ध्यान रखना है। और अभी ट्रिक क्या काम आएगी वो देखने वाले हैं। और ये है ट्रिक किससे, विषाणुओं से होने वाले रोगों से संबंधित, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले होता है RA, RA का मतलब होता है रेबीज, रेबीज। और रेबीज के बाद क्या है CH, CH का क्या अर्थ होगा, CH का अर्थ होगा, या इसे क्या कहेंगे, चिकन पॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। और इसमें क्या कहा गया है, चिकन पॉक्स, या इसे एक और लिख दे तो इसी के साथ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। ये सूत्र है, कैसे काम आएगा। और एच का क्या होगा, इसका HME, इसका क्या होगा, तो इसका होगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस होता है एच का। और इसके बाद जो पानी है इसका क्या होगा, तो पानी का सूत्र है हेपेटाइटिस। और इसमें जो ई है इसका भी एक सूत्र और बनेगा, तो ई का क्या होगा, वो होगा इबोला वायरस, इबोला। अब ये पानी आ गया, इसका क्या सूत्र होगा, तो पानी का सूत्र होगा वो होगा पोलियो, पोलियो। ये पानी का हो गया। और अब जो आगे है उसका है मतलब अर्थ लिखूं दो, DO, और DO का होगा डेंगू। और इसके बाद इसका क्या होगा, जरा, इसका जरा का क्या होगा, ये का होगा जिका वायरस, जिका, आपने नाम सुना होगा जिका वायरस। और इसके अलावा और क्या है, जिका वायरस के बाद है एड्स। तो अब देख लेते हैं इसका ए का क्या होगा, ये होगा एड्स, AIDS, एड्स। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी ट्रिक के रचना हमें पानी तो दो जरा, या पानी तो दो, ये होगा ऐसा, पानी दो, ये इतना है। और इसके बाद इसमें कौन कौन से आ गए, नंबर 1 पर है वो है रेबीज। अब थोड़ा सा रेबीज के बारे में जान लेते हैं। रेबीज किससे होता है, तो ये हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं रेबीज को। पहले तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, रेबीज को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नंबर 1 पर है वो है रेबीज। और इसके अलावा इसका जो वायरस का क्या नाम है, तो इसका वायरस का नाम है वो है रेबडो वायरस, रेबडो वायरस, रेबडो वायरस से होता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसका टीके का आविष्कार किया था, वो किया था लुईस पास्चर ने, टीके का आविष्कार, टीके का आविष्कार, टीके का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर। तो ये तो है रेबीज के बारे में जानकारी। इसके बाद मैंने ये जो मतलब इसके बारे में, चिकन पॉक्स के बारे में मैंने आपको ये जानकारी इसमें दे दी, पर स्मॉल पॉक्स के बारे में देख लेते हैं। टीके का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी ध्यान रखना। और ये विश्व का पहला टीका था, विश्व का पहला टीका, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। विश्व का पहला टीका कौन सा था, तो ये था स्मॉल पॉक्स का। और इसका आविष्कार किया था, या कौन से मतलब वैज्ञानिक थे, ये थे एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा। और इसके अलावा और दिखता है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस को हम क्या कहते हैं, मीजल्स भी कहते हैं।
ये भी ध्यान रखना। हेपेटाइटिस को मीजल्स कहते हैं। नहीं, ये मीजल्स अलग है, हेपेटाइटिस और एम का अर्थ होगा मीजल्स, ये इसमें नहीं है, मीजल्स अलग है। मीजल्स और मीजल्स को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रूबेला, रूबेला वायरस या मीजल्स, ये इसका एम का अर्थ है। इस तीनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे एच का मतलब हेपेटाइटिस, एम का मतलब मीजल्स और ई का मतलब है इबोला वायरस। ये अलग ध्यान रखना, ये अलग है। और इसके बाद और देखें तो मतलब इस एड्स के बारे में जान लेते हैं। और ये HIV से होता है, HIV कैसे, HIV आगे क्या है इसका वायरस का पूरा नाम, तो HIV रेबोल वायरस है, रिबोल वायरस, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा मतलब हाल ही में भारत 2 रोगों से मुक्त हुआ है। तो किस किस से मुक्त हुआ है, तो ये हुआ है मतलब चेचक और पोलियो से। भारत चेचक व पोलियो से मुक्त हुआ है, चेचक व पोलियो से मुक्त हुआ है। और कब हुआ था, 2010 के अंदर। तो ये ट्रिक आप सभी को याद रखना है। इसमें कितनी बीमारियां शामिल हो गई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। मैं एक बार वापस नंबर 1 पर है रेबीज, नंबर 2 पर है चिकन पॉक्स, नंबर 3 पर है स्मॉल पॉक्स, नंबर 4 पर है हेपेटाइटिस, नंबर 5 पर है वो है इबोला, नंबर 6 पर है वो है मीजल्स, ये नंबर 6 पर है, 7 पर है पोलियो, 8 पर है डेंगू, 9 पर है जिका वायरस, 10 पर है एड्स। तो ये 10 है जो कि किससे होती है, विषाणु से या वायरस से होने वाली रोग है। और ये ट्रिक भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये तो थे मतलब इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से जानकारी बताई है। और कैसा लगा ये वीडियो भी जरूर बताना। इसमें मैंने अभी 2 क्वेश्चन शामिल किए हैं, आगे आने वाले जो क्वेश्चन अभी बाकी हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को एक शेयर भी जरूर करें और एक लाइक तो बनता है। और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? आप सभी को यह बताना है कि वर्ष 2023 में जो ऑपरेशन चला था पोलो, उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसका संबंध किस रियासत से था या किससे था? ऑप्शन ए है वो है जूनागढ़, ऑप्शन बी है वो है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है वो है हैदराबाद और ऑप्शन डी है वो है जोधपुर। मुझे लगता है इसका आंसर तो लगभग जो कंपटीशन की तैयारी करता है और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ता होगा उसे भी आता होगा। पर इसके अलावा और इस क्वेश्चन की जो जानकारी देने वाला हूँ वो आपको नहीं मिलेगी कहीं भी, और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारी कक्षा में डेली आ सकते हैं और कक्षा ले सकते हैं और इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें जो एक यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये क्लास ऐसी आ रही है जिसमें विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल किया जाता है। तो ये कक्षा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब भारत आज़ाद हुआ था। तो भारत आज़ाद कब हुआ था, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो मतलब देश, भारत था जिसे अलग एक देश में और बट गया जिसका नाम था पाकिस्तान। और जो भारत में जो मतलब सत्ताएं थी या जो कह सकते हैं रियासतें थी वो अलग अलग भागों में बटी हुई थी। तो सबसे पहले वो उसका एकीकरण फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। पर 4 ऐसी रियासतें थी या मतलब कह सकते हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों का यही था मतलब उद्देश्य शुरुआत से कि फूट डालो और राज करो। इस नीति का अनुसरण करते गए और भारतीयों के अंदर ऐसी भावनाएं बनाते गए जिससे मतलब एक अलग राष्ट्र बन गया और वो अपना लाभ उठाते गए। तो जब आज़ाद हुआ 2 राष्ट्र अलग बन गए। उसके बाद क्या स्थिति थी वो देखते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूं 3 ऐसी मतलब जो रियासतें थी जिसको अंग्रेजों के द्वारा जो मतलब जो उनका कानून था उनके द्वारा वो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी या किसी में शामिल नहीं हो, वही ना वो भारत में गई थी और ना ही गई थी वो पाकिस्तान के अंदर। कौन कौन सी थी, तो एक थी जूनागढ़। जूनागढ़ ये कहां पर है, तो ये है गुजरात के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और जो नंबर 2 पे थी वो थी जम्मू एंड कश्मीर।
और नंबर 3 पर थी वो थी हैदराबाद। तो अब हम जानते हैं, पहले तो देखते हैं या मतलब इस पर क्या हुआ, जूनागढ़ पर इस पर क्या, इनका तो मतलब कराया गया था जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, इसमें जनमत कराया गया कि लोगों से राय ली गई कि आप कहां पर क्या करेंगे। तो लोगों ने इसमें जो जनमत का मतलब जो निर्णय आया वो सभी भारत में शामिल होने चाहते थे और इस कारण इसका हो गया क्या, विलय। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, इसके थे महाराजा। महाराजा उनका क्या नाम था, जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे तो उनका नाम था महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह। तो इन्होंने क्या किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए किन्होंने, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा। अब पीछे बच गया, वो बच गया हैदराबाद। अब हैदराबाद क्या किया कि हैदराबाद ने न तो इधर शामिल हुआ न इधर हुआ, वो बीच में ऐसी एक अलग ही स्टेट या अलग ही एक देश बनाने की मांग कर रहा था। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उस समय गृह मंत्री थे भारत के, तो उन्होंने आदेश दिया और उन्होंने सोचा कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इस पर की जाएगी सैन्य कार्रवाई। सैन्य कार्रवाई की गई और सैन्य कार्रवाई में क्या किया गया, एक चलाया गया था ऑपरेशन। एक क्या चलाया गया था, ऑपरेशन। और उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा, तो उसका नाम रखा पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया गया। और ये कब चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, वो चलाया गया था 13 सितंबर को। तो ये शुरू हुआ था 13 सितंबर 1947 को, तो नहीं 48 को हुआ था, 47 को नहीं हुआ, 48 को। 48 से लेकर ये कब चला, ये सिर्फ 4 दिन चला था। 17 सितंबर को 1948 को यहाँ पर विराम, ये युद्ध क्या हो गया, विराम हो गया। और जो मतलब हैदराबाद के कौन थे, निजाम, हैदराबाद के निजाम थे, उनका क्या नाम था, निजाम का, हैदराबाद के जो निजाम थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था मीर उस्मानी। मीर उस्मानी, मीर उस्मानी थे। कौन, निजाम थे हैदराबाद के। तो इन्होंने मतलब क्या किया कि इन्होंने अपने जो बैग में थी उनको तो छोड़ दिया और कुत्तों को साथ लेकर भाग गए यहाँ से, बाहर से। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और फिर बाद में क्या कहा गया कि अब इसकी मनाई गई थी कौन सी, 75वीं वर्ष का। तो इस कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना था, ये पता होगा। और थोड़ा सा डिटेल से जानकारी वो भी बता देता हूँ। आज हम सारे करेंगे ऑपरेशन, जो भी मतलब भारत सरकार द्वारा चलाए गए थे, अन्य देशों में कौन कौन से थे वो भी देखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ गया ऑपरेशन का। तो ये मैं एक बार वापस बता देता हूँ फटाक से, रैपिड फायर की तरह। जूनागढ़ गुजरात में था और जनमत संग्रह से विलय हो गया भारत के अंदर। जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह और इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत में शामिल हो गए। हैदराबाद सैन्य कार्रवाई द्वारा शामिल किया गया था भारत में और ऑपरेशन चला गया था कौन सा, पोलो। और ये सिर्फ मात्र कितने दिन चला था, 4 दिन मात्र, 4 दिन मात्र चला था, ये भी पता होगा। और फिर युद्ध विराम हो गया। तो अब जो मैं प्रमुख ऑपरेशन बताने वाला हूँ, जैसे ऑपरेशन गंगा हुआ, ऑपरेशन दोस्त हुआ, ऑपरेशन कावेरी हुआ, और जो अन्य और भी ऑपरेशन है वो भी बताने वाला हूँ आज सभी आपको, और उसके जो अन्य फैक्ट है वो भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेशन मेघदूत। नंबर 1 ऑपरेशन, ओपी लिखूंगा मैं शॉर्ट में, मेघदूत। नंबर 2 पर कौन सा लिखेंगे, तो लिखेंगे ऑपरेशन 0R, ओपी 0 और नंबर 3 पर है वो कौन सा है, तो वो है ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। एक इधर और लिख दे तो बाकी इधर लिखेंगे। नंबर 4 पर है वो कौन सा है, ऑपरेशन हो गया गंगा, या ऐसे ही लिखता हूं मैं ओपी। ओपी का अर्थ आप समझ लेना ऑपरेशन है, और ऑपरेशन हो गया गंगा। और नंबर 5 पर है वो कौन सा ऑपरेशन है, तो वो है ऑपरेशन कौन सा, देवी शक्ति,
ऑपरेशन सीधा पहले लिखना पड़ेगा ना, ओपी, ओपी देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये भी ध्यान रखना। और नंबर 6 पर है वो कौन सा है, तो वो है ऑपरेशन कौन सा, कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। और इसके अलावा एक दो ऑपरेशन और है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। पहले ये देख लेते हैं ऑपरेशन मेघदूत। ये क्यों चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत, क्योंकि ये चलाया गया था सियाचिन पर। कहाँ होगा, सियाचिन पर सबसे पहले। और कब चलाया गया, 1984 के तहत। क्यों चलाया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने सियाचिन पर अधिकार कर लिया और वापस भारतीय जमीन को आजाद कराने के लिए भारत सरकार द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया मेघदूत सियाचिन पर, सियाचिन। और कब, 1984 को। ऑपरेशन जीरो आवर ये कब चला, ये चला था कब, ये किसके द्वारा, ब्रिटेन सरकार, जब भारत आजाद नहीं हुआ तब ये ब्रिटेन सरकार द्वारा चलाया गया था। प्रमुख भारतीय नेता थे, उनको मतलब कैद कर लिया गया या जेलों में डाल दिया गया। और ये कब चला, 1942 के अंदर, जब क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये ऑपरेशन चलेगा, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन दोस्त क्या था, तो ये था तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया तब चलाया गया था, तुर्की व सीरिया में भूकंप, सीरिया में भूकंप। जब भूकंप आया तब ये चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा ये कब चलाया गया था, और ऑपरेशन गंगा अफगानिस्तान से संबंधित, यानी ऑपरेशन गंगा है वो है यूक्रेन, यूक्रेन में जब युद्ध स्टार्ट हुआ तब भारत सरकार द्वारा चलाया गया। और ऑपरेशन देवी शक्ति वो है अफगानिस्तान। अब बच गया है कौन सा, ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी किस लिए चलाया गया था, और इसके अलावा जो एक दो ऑपरेशन है वो भी देखने वाले हैं, कौन कौन से ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन कावेरी और एक है ऑपरेशन कौन सा, करुणा, ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन कावेरी किसके लिए चलाया गया था, तो ये चलाया गया सूडान में फंसे भारतीयों के लिए। और इसमें कौन सी आईएनएस थी, ये आपका क्वेश्चन, सूडान में भारतीयों के लिए। अब कौन सा इसने आईएनएस भाग लिया है, ये आप सभी क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को। इसका जो आंसर बताना है, कौन से आईएनएस ने मतलब भाग लिया था ऑपरेशन कावेरी के तहत दक्षिण सूडान में फंसे भारतीयों के निकालने के लिए। और इसके अलावा ये करुणा है, ये है म्यांमार, म्यांमार करुणा है जो ये म्यांमार से संबंधित है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। और इसके अलावा जो प्रमुख ऑपरेशन थे वो भी मैं एक बार आपको वापस रैपिड फायर की तरह बता देता हूँ। जैसे ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में 1984 के अंदर, ऑपरेशन जीरो आवर्स ये चला था 1942 के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन तब चलाया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और भारतीय जो प्रमुख नेता थे उनको पकड़ने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए। फिर ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की व सीरिया में जब भूकंप आया तब भारतीयों की राहत के लिए ये चलाया गया था। और इसके अलावा ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। और इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए था। और इसके अलावा इसमें किसने, कौन से आईएनएस ने भाग लिया था, तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा है ऑपरेशन करुणा, तो ये म्यांमार से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे, आपको यह बताना है कि हाल ही में जो चर्चा में रही है कौन सी रिफाइनरी, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना। तो ये किन किन देशों के मध्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए नेपाल और भारत के बीच है क्या, ऑप्शन बी है चीन और नेपाल के बीच है क्या, ऑप्शन सी है भारत और सऊदी अरब के बीच है क्या, और ऑप्शन डी है वो है रूस और चीन के बीच है क्या। तो इसका जो राइट तो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो सी, भारत और सऊदी अरब। इसका जो आंसर है जो था, ध्यान रखना। और तो आइए इसके बारे में अब हम डिटेल से जान लेंगे कि वेस्ट कोस्ट
रिफाइनरी परियोजना क्या है और कौन कौन से देश की कौन कौन सी कंपनियां भाग ले रही हैं, ये ध्यान रखना है इसमें, और कौन कौन से देश है प्रमुख। तो वो मैं सोच रहा हूँ इधर लिखे तो सही रहेगा, इसके नीचे नहीं लिखे, तो ये पहले ड्रॉ कर देता हूँ, क्यों ऊपर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन अच्छा है और बनने की संभावना है, क्योंकि ये जब बनेगा तो इकोनॉमी की दृष्टि से बनेगा, ये करंट से आएगा नहीं, आएगा इकोनॉमिक्स और करंट दोनों मिक्स बना के ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है ना इसलिए। तो कौन सी वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, तो इसमें जो मतलब ये रिफाइनरी है तो इसमें कौन कौन से देश हैं वो भी देखने वाले हैं, और भारत की मतलब कौन सी कंपनी इसमें भाग ले रही हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये रिफाइनरी स्थापित कहाँ की जा रही है, तो ये की जा रही है रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर, रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर ये स्थापित हो रही है, महाराष्ट्र के अंदर स्थापित हो रही है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें जो देश कौन कौन से वो देखेंगे, तो मैं ये टेबल बना लेता हूँ क्योंकि वो देश इंपॉर्टेंट है और उन देशों की कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 पर है वो है हमारा इंडिया, भारत। फिर इसके बाद कौन सा देश है, तो नंबर 2 पर है वो है साउथ अरेबिका। कौन सा है, तो ये है अरेबिया या सऊदी अरेबिया, कौन सा लगे नाम भूल गए इसका, अरेबिया नहीं है उसका नाम, क्या है एक बार वापस लिखेंगे, छोड़ो इसको। उसके बाद जो अगला देश है वो देखते हैं, और इसके बाद और कौन सा देश है, तो इसका और देश है वो है यूएई, इसमें शामिल है, ये भी ध्यान रखना है। यूएई 3 देश इसमें शामिल है, और नंबर 3 पर है वो है यूएई यहाँ पर है वो है अरेबिया, सऊदी अरेबिया है, वो मैं बाद में बता देगा। भारत की कौन कौन सी कंपनियां ये देखते हैं, तो भारत की इसमें 3 कंपनियां ध्यान रखना शामिल है। कौन कौन सी है, तो एक है OIL, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑयल OIL। तो भारत की कौन सी है, पहली ONG है, IOC है, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये ध्यान रखना। नंबर 2 पर है वो कौन सी है, तो नंबर 2 पर है वो है BPCL की फुल फॉर्म क्या होती है, भारत पेट्रोल केमिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोल केमिकल लिमिटेड यही है। और नंबर 3 पर है वो कौन सी है, तो वो है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, HPCL ये 3 शामिल है भारत की। और इसके अलावा जो मतलब साउथ अरेबिको कंपनी है वो अरेबिया की, साउथ अरेबिया, और इसकी कौन सी है, अरेबिका, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, ध्यान रखना, तेल के क्षेत्र में। सऊदी अरेबिया ये भी ध्यान रखना है आपको, ये मतलब सबसे बड़ी कंपनी है। और ये है इस कंपनी का नाम। नंबर 3 पर है वो यूएई की कौन सी है, तो वो कौन सी है, तो वो है एडनॉक कंपनी है, ये है यूएई की। ये सारी कंपनियां मिलकर ये परियोजना चला रही है, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और जो परियोजना है वो कौन सी है, तो वो है कौन सी परियोजना है, IME, और आगे क्या लिखा हुआ है, EC,
ई और सी, ये है एक परियोजना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना होने वाली है, देख लेना, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फुल फॉर्म क्या है, तो वो है इंडिया मिडल ईस्ट। आई का मतलब होगा इंडिया, इंडिया मिडल ईस्ट, इंडिया मिडल ईस्ट, इंडिया मिडल ईस्ट। फिर इसके आगे क्या फुल फॉर्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर वापस ई का क्या मतलब होगा, यूरोप, कौन सा, यूरोप, यूरोप इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। ये मुझे लगता है आपको कम समझ आएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। इसमें जो देश कौन कौन से हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें जो देश हैं प्रमुख वो कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पर हैं वो हैं भारत, नंबर 2 पर कौन है, तो वो वापस है यूएई, सऊदी अरेबिका, यूएई, एक है सऊदी अरेबिका, कौन सा, सऊदी अरेबिया, हाँ अरेबिया, अरेबिका नहीं अरेबिया, सऊदी अरेबिया। और कौन सा है, और इसमें शामिल है वो है जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, जॉर्डन, ये प्रमुख इस योजना में शामिल देश है जॉर्डन, कौन सा है, जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन, इजराइल। और कौन सा देश शामिल है, ग्रीस, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस। और शामिल कौन सा देश है, तो वो है यूरोप और यूएसए, प्लस यूएसए। तो देख लीजिए विश्व के इतने देश इस योजना में शामिल है। तो ये योजना तो मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाली है, आप सभी को पता होगा। और इसके अलावा अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर एक कराने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा, वो है प्रमुख जल संधियां। तो एक बार वापस इतना बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है वो आगे करेंगे। जैसे सबसे पहले वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, 2 परियोजनाएं ध्यान रखना, ये अलग हैं और ये अलग हैं। ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थापित होगी, ये भी ध्यान रखना। इसमें भारत शामिल है, सऊदी अरेबिया शामिल है, अरेबिया शामिल है और यूएई शामिल है। इसमें भारत की 3 कंपनियां शामिल है, कौन से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये भारत की 3 हो गई। एक हो गई सऊदी अरेबिया की, कौन सी, सऊदी अरेबिका को, अरामको, और ये सबसे बड़ी तेल उत्पादन कंपनी है, ये भी ध्यान है। और एक है यूएसए, यूए की, वो है एडनो कंपनी है, ऐसा ही नाम है, ध्यान रखना। और इसके अलावा ये मैंने योजना लगाई ना, IMEC, तो इसका मिडल ईस्ट, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये ध्यान रखना। और ये विश्व के ये इतने देश इसमें शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे लगा देना, क्यों ये इकोनॉमिक की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो अब थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ एक क्वेश्चन के बारे में, जिसमें मैं आपको आज 4 जल संधि बताने वाला हूँ। कौन सी जल संधि, कौन से, मतलब एक पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा और उसके बाद वो जल संधि आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ इधर, ये कच्चा मैप समझ लेना आप, ये ऐसा मैप है। तो ये आपको पता चल गया किसका मैप है। और इसके अंदर मैं अब संख्या लिखने वाला हूँ, कहाँ पर, जैसे ये इधर लिखेंगे, मैं ए लिखूंगा यहाँ पर, और बी किधर है, बी है इधर, और उसके बाद है इधर सी, और इधर है डी। अब ए बी सी और डी, इसमें कौन कौन सी जल संधियां, नंबर ए पर है जिब्राल्टर जल संधि। पहले मैं जल संधि का नाम लिख देता हूँ, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि, जल संधि। नंबर 2 पर कौन सी है, तो वो है मतलब स्वेज नहर, या जल संधि कह सकते हैं, स्वेज नहर। नंबर 3 पर है कौन सी है, वो है
बाबा उल मध्य की जल संधि, बाबा उल मंदिर मंदिर की जल संधि, जल संधि। और इसके वाले एक नंबर डी पर है, वो कौन सी संधि आएगी, वो आएगी हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि। अब कौन सी जल संधि, मतलब जल संधि कौन सी जल संधि किसको अलग करती है, ये देखने वाले हैं। नंबर ए पर है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अंटार्कटिक, कौन सा है, अंटार्कटिक है, ध्यान रखना, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक प्लस किससे अलग करती है, भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर। ये इधर है, इधर इधर है ना, क्यों इधर ये और देश आ जाता है, स्पेन है, इधर है मोरक्को, और मैंने ये क्वेश्चन कराया था, और यहाँ पर ये जल संधि। और स्वेज नहर, स्वेज नहर किसको अलग करती है, किसको, तो ये करती है भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग, भूमध्य सागर और लाल सागर प्लस लाल सागर। और इसके अलावा नंबर आपको और दिख रहा है, नंबर सी पर दिख रहा है बाब उल मंदेर की जल संधि। तो ये किसे अलग करती है, ये लाल सागर व अदन की खाड़ी को अलग करती है, लाल सागर प्लस किसे अलग करती है, तो ये करती है, मतलब ये ऐसे लिखेंगे प्लस का था, हाँ ये ऐसे ही है, ये कौन सी, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, यह भी आप सभी को ध्यान रखना। और हार्मुज जल संधि, तो हार्मुज जल संधि है, ये किसे, ये फारस की खाड़ी को अदन की खाड़ी से अलग करती है। तो फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी को कौन अदन करती है, अदन की खाड़ी को अलग करती है, कौन सी संधि, हार्मुज जल संधि, अदन की खाड़ी, यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट 4 क्वेश्चन आज के, तो सभी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके जो मैंने एडवांस फैक्ट बताए हैं वो भी इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। और ये जो 4 जल संधियां बताई है ये भी ध्यान रखना, कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं, इधर जल संधि, इधर वो आगे दे किसको कौन सी जोड़ती है, ये दिया रखा होता है। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर प्लस इनका स्टैटिक सामान्य ज्ञान को कवर कराने की कोशिश की है। अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे वो होंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है और मेरे द्वारा जो ये मेहनत की जा रही है वो अच्छी लग रही है, और अपना कुछ सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चल सके कि कौन सा कैसा मतलब मैटर लाना चाहिए, कौन सा आपके लिए उपयोगी है। क्यों हमें तो इतना, अब आप भी बताओगे तभी पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन सा फैक्ट और जोड़े इसमें, ये भी बताना है। और एक लाइक जरूर करता। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन, जो होगा राजस्थान करंट अफेयर प्लस राजस्थान स्टैटिक सामान्य ज्ञान से। हाल ही में पशु मेला वीर तेजाजी का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको यह बताना है कि हाल ही में वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन किया गया, तो वो कहां पर किया गया है। ऑप्शन ए है वो है नागौर, ऑप्शन बी है डीडवाना कुचामन, ऑप्शन सी है जोधपुर, और ऑप्शन डी है वो है ए व बी दोनों, मतलब नागौर व कुचामन डीडवाना दोनों में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा सोच लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो राजस्थान में जो नई न्यू ज्योग्राफी है उसकी दृष्टि से बनाया गया है। अब आप कंफ्यूजन जरूर होंगे, और ऑप्शन मुझे लगता है आपको ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ऑप्शन ये तो जरूर लग रहा होगा, ये नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डीडवाना कुचामन में ये मतलब कौन सा पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन किया गया, कब से कब किया गया और क्या है इसकी कहानी, वो भी हम जानने वाले हैं। और सबसे पहले देखेंगे हम राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, ये किसके द्वारा आयोजित किए करवाए जाते हैं। जो ये मैं पशु मेले बताने वाला हूँ तो वो करवाए जाते हैं राजस्थान पशु विभाग है उसके द्वारा। तो सबसे पहले हम क्रम से ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें तो वो है मतलब नंबर 1, नंबर 1 कौन सा पशु मेला है, वो है, पहले टॉपिक इधर ये है कि राजस्थान के प्रमुख, राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। तो नंबर 1 पर कौन सा पशु मेला है, तो नंबर 1 पर है वो है मतलब गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर
गोमती सागर पशु मेला। अब गोमती सागर पशु मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है झालरा पाटन, झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़ है। आगे लिखने का जरूरत नहीं है, आपको सभी को पता होगा। पर ये मतलब किया कब जाता है ये जरूरी है, और वो भी हिंदी माह का जो कैलेंडर है उसके अनुसार। तो ये किया जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया से लेकर ज्येष्ठ कृष्ण पंचम तक। कब किया जाता है? तो वैशाख कब किया जाता है इसका आयोजन? वैशाख शुक्ल तृतीया को या 13 को, 13 से ज्येष्ठ शुक्ल पंचम तक ये किया जाता है। ये नंबर 1 हो गया है पशु मेला। और अब नंबर 2 पर है, वो कौन सा है? तो वो है मतलब घोघा मेडी हनुमानगढ़ जो पशु मेला, घोघा मेडी, घोघा मेडी पशु मेला। क्योंकि ये प्रमुख पशु मेले बता रहा हूं मैं, पशु मेला जो कहां पर है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ये भी ध्यान रखना। इसका आयोजन कब किया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो ये किया जाता है श्रावण शुक्ल, श्रावण शुक्ल मतलब कह सकते हैं अमावस्या से लेकर भाद्र शुक्ल, मैं ऐसे लिख देता हूं। कब कब किया जाता है? ये किया जाता है श्रावण, श्रावण शुक्ल, श्रावण शुक्ल से लेकर भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल 15 तक, ये ध्यान रखना है। ये हो गया नंबर 2। अब हम देखने वाले हैं नंबर 3 पर कौन सा पशु मेला। तो नंबर 3 पर है वो है वीर तेजा जी पशु मेला, जो ये मैं अभी हाल में आपको, ये तो मैं क्वेश्चन में बता दिया, ये अब नहीं बताऊंगा। इसका इतना ही है कि आयोजन कब से कब किया गया है। तो ये किया गया था श्रावण शुक्ल 15 से लेकर, ये मैं इधर लिख देता हूँ श्रावण, तो ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। श्रावण शुक्ल, श्रावण शुक्ल 15 से लेकर कब तक? भाद्रपद 15 तक, भाद्रपद 15 तक, ये ध्यान रखना है। श्रावण शुक्ल लेकर भाद्र शुक्ल 15 तक, ये ध्यान रखना है। ये तो जो वो 3 नंबर मैंने बता दिए। और ये अगर तारीख से देखें तो कौन सी तारीख होगी? वो होगी, कौन सी तारीख होगी? तो वो होगी मतलब कौन सी? 30 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक, 30 अगस्त से 14 सितंबर तक, मतलब कल तक ये आयोजन था, कल ये कंप्लीट हुआ था। और नंबर 3 पर और कौन सा है? तो वो है जसवंत पशु मेला भरतपुर, जसवंत पशु मेला, ये कहाँ पर है? तो ये है भरतपुर के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। और इसका आयोजन कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आश्विन शुक्ल पंचम से लेकर आश्विन शुक्ल 14 तक, आश्विन शुक्ल पंचम से 14 तक, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, ये भी ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं, तो नंबर 4 पर है वो है पुष्कर पशु मेला, पुष्कर पशु मेला। पुष्कर पशु मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये किया जाता है पुष्कर अजमेर के अंदर, अजमेर लिख देता हूं मैं इधर, अजमेर। और इसका आयोजन कब किया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो इसका आयोजन किया जाता है, वो किया जाता है कार्तिक शुक्ल एकम से लेकर मार्गशीर्ष कृष्ण 2 तक। कहां से कहां जे? कार्तिक शुक्ल एकम को लेकर, कार्तिक शुक्ल एकम से मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष एकम से लेकर मार्गशीर्ष
कर्षण, मार्क्सिस्ट कर्षण 20 तक किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और अब आगे देखते हैं, वो देखते हैं नंबर 5 पर कौन सा पशु मेला आता है। वो आता है बाबा रामदेव पशु मेला। बाबा रामदेव पशु मेला, ये भी ध्यान रखना है, बाबा रामदेव पशु मेला। तो बाबा रामदेव पशु मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है कहाँ पर? नागौर के अंदर। और इसका जो आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन होता है, वो होता है कार्तिक, ये मैं, इसका आयोजन कब होता है? तो ये इसका होता है, वो होता है माघ शुक्ल एकम से लेकर, ये हिंदी महीने हैं, बहुत कठिन है, इसका याद रखना। माघ शुक्ल एकम से कब किया जाता है? माघ शुक्ल एकम से लेकर माघ शुक्ल 15 तक। माघ शुक्ल 15 तक, ये ध्यान रखना। मैं ये संख्या लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, अमावस्या होती है या पूर्णिमा, वो देख लेना। अब आगे देखते हैं, वो है नंबर 6 पर कौन सा पशु मेला है? तो वो है महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली। महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर है? करौली। और इसका जो आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है, इसका आयोजन कब किया जाता है? तो वो किया जाता है माघ शुक्ल, कब? माघ शुक्ल 15 से लेकर फाल्गुन कृष्ण 7 तक। फाल्गुन कृष्ण 7 तक। तो ये थे प्रमुख राजस्थान के पशु मेले। एक बार वापस मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे गोमती सागर पशु मेला, जो कि झादरा पाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है, और वैशाख कृष्ण 13 से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल पंचम तक ये आयोजन रहता है। नंबर 2 पर है गोगामेडी पशु मेला, जो कि हनुमानगढ़ में है। श्रावण शुक्ल 15 से लेकर भाद्र शुक्ल 15 तक आयोजन रहता है। और नंबर 3 पर है जसवंत पशु मेला, जो कि भरतपुर में भरीता है, और ये आश्विन शुक्ल पंचम से लेकर 14 तक रहता है। फिर आता है आगे का, मतलब जो पुष्कर पशु मेला अजमेर में, ये कार्तिक शुक्ल एकम से लेकर माघ कृष्ण द्वितीय तक रहता है, ये भी ध्यान रखना। फिर आता है बाबा रामदेव पशु मेला, नागौर में आयोजित किया जाता है, और माघ शुक्ल एकम से लेकर माघ शुक्ल 15, मैं ये संख्या बोल रहा हूँ, ये 1 हो गए, ये 15 यहाँ तक। फिर महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में आयोजित किया जाता है, जो माघ शुक्ल एकम से माघ शुक्ल 15 से लेकर फाल्गुन कृष्ण 7वें तक ये आयोजन किया जाता है। ऐसे और है जो बलदेव पशु मेला है, जो कि नागौर में आयोजित किया जाता है, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर चैत्र शुक्ल 15 तक रहता है। और इसके अलावा एक है चंद्रभागा पशु मेला, जो कि मतलब चंद्रभागा पशु मेला, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? झादरा पाटन में किया जाता है। और ये कब आयोजन किया जाता है? कार्तिक शुक्ल 11 से लेकर माघ कृष्ण पंचम तक। तो ये जो हिंदू महीने की तारीख है वो याद रख लेना आप, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वरना ये नहीं आता है। तो ये था 5 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 6वां क्वेश्चन। फसलों की बीमारियों से बचाने के लिए हाल ही में किस कृषि विश्वविद्यालय ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे ट्राम्बो मुंबई में के अंदर स्थित है, के साथ मिलकर शोध किया है? तो आपको ये बताना है कि हाल ही में फसलों की बीमारियों की सुरक्षा करने के लिए और उसे बचाने के लिए राजस्थान का कौन सा वो कृषि विश्वविद्यालय है, और उसने और जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उस दोनों ने मिलकर मतलब शोध किया है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए है, वो है क्या? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, नहीं, कृषि विश्वविद्यालय कोटा। और ऑप्शन बी है, वो है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर, इसका नाम है, वो भी मैं बताऊंगा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, जो कि बीकानेर में स्थित है, उसके द्वारा ये मिलकर मतलब एक एमओयू किया है, यह समझौता किया है। विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर पहला कौन सा था, वर्तमान में कितने हैं, वो भी देखने वाले हैं। तो
ये मैं क्वेश्चन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ क्योंकि वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम लिखेंगे राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं और कितने हैं। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय, तो राजस्थान में कौन कौन से कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो नंबर 1 पर है वो है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जो कहां पर है, बीकानेर के अंदर। यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय ये कहां पर है, बीकानेर, और ये राजस्थान की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, राज्य की पहली कृषि विश्वविद्यालय ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर नंबर 2 पर आ जाती है, इसकी बात करेंगे। इसमें बात क्या करना है, ये तो इतना ही है कि किसके साथ एमओयू किया है। नंबर 2 पर कौन सी है, तो वो है महाराणा प्रताप तकनीक एवं कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर। महाराणा प्रताप तकनीक एवं कृषि विश्वविद्यालय, तकनीक एवं कृषि विश्वविद्यालय, यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये कहां पर है, यह है उदयपुर के अंदर। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो एमओयू है वो भी बता देता हूं। जैसे इग्नू है, इसके साथ मतलब स्टडी सेंटर स्थापित किया है, किसके साथ, इग्नू। इग्नू के साथ मतलब ये स्टडी सेंटर स्थापित किया है, स्टडी सेंटर, यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें क्या किया गया है, तो ईएफ पॉलीमर भी तैयार किया गया है, ईएफ पॉलीमर, यह भी इसी के द्वारा किया गया था। ईएफ पॉलीमर तैयार किया गया था। और ये क्यों किया गया, तो ये फलों के छिलकों से हाइड्रोजेल बनाने के लिए किया गया था। किससे, फलों के छिलकों से हाइड्रोजेल बनाने के लिए इसके ये किया पॉलीमर तैयार किया था। और एक मक्का से और संबंधित है हाइड्रोजेल, क्या किया गया था इनके द्वारा, मक्का की मतलब जो कड़ब है, मक्का की जो कड़ब है उनसे क्या तैयार किया गया था, तो मतलब ये क्या बायो हाइड्रोजेल एवं मीथेन तैयार किया गया था। बायो कौन सा है इसमें है, वो है बायो हाइड्रोजन एवं मीथेन तैयार किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और फिर आती है कौन सी, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, नंबर 3 पर है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, ये भी ध्यान रखना है, जोधपुर के अंदर स्थित है। फिर और कौन सी है, तो इसने क्या क्या किया है वो भी देखेंगे, क्योंकि अब ये कृषि की आ गई है तो ये सारे देखने वाले हैं। जैसे इसने किया था डिजिटल लॉकर तैयार किया था अपने स्टूडेंट के लिए, डिजिटल लॉकर तैयार किया। और इसके द्वारा क्या किया गया था, तो इसे खुडियाला गांव है जो जोधपुर में स्थित है उसे गोद दिया गया, खुडियाला गांव को गोद दिया गया, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें क्या किया गया इनके द्वारा, तो इसने जो एमओयू किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये नहीं होगा, ये होगा जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, ध्यान रखना। और एमओयू क्या है,
मेमोरेंडम ऑफ अंडर इसकी ये फुल फॉर्म होती है, और ये क्या था, भाभा के साथ, BHA भाभा के साथ ये समझौता किया था। और ये ट्राम्बो मुंबई के अंदर स्थित, महाराष्ट्र लिख देता हूँ सीधे, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित इतना ही ध्यान रखना आपको किस राज्य में स्थित है। और कौन कौन सी है, तो और है इसके द्वारा और क्या किया गया है, तो बीजे मसाला, जो बीजे मसाला है उससे संबंधित कुछ मतलब ऐसा प्रयोग किया गया था या समझौता हुआ था, वो ध्यान रखना। फिर कौन सी आती है, तो नंबर 4 पर आती है, वो आती है कोटा कृषि विश्वविद्यालय, जो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, एक ये है कोटा कृषि विश्वविद्यालय, और ये कहां पर है, कोटा के अंदर है। नंबर 5 पर कौन सा है, तो वो है नरेंद्र करण विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। नरेंद्र करण विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, कृषि लिख देता हूं, कृषि विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर, जवाबनेर जयपुर के अंदर, यह भी ध्यान रखना आपको। और इसके द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर राज्य की दूसरी वेटनरी स्थापित की जाएगी। बजट 2023-24 में ये घोषणा की गई थी, और राज्य की दूसरी वेटनरी स्थापित की जाएगी नरेंद्र करण कृषि विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। आप सभी को कैसा लगा वीडियो, ये भी जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।